माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, नमस्कार, सबको प्रणाम। मेरे वहाँ पे नागौर कलेक्ट्रेट पे किसानों का धरना चल रहा है। 22 दिन हो गए। 2000 किसान परमानेंट माँ पड़ाव डाले हुए नागौर के अध्यक्ष अंदर। महोदय, आपने अनुमति प्रदान कर दी है। अध्यक्ष महोदय, कल हमने आपसे सीख लिया विधानसभा में हमारा आचरण क्या होना चाहिए, और आज विधानसभा में सुखा व्यक्ति होनी है। आपने अनुमति प्राप्त कर दी। आपको क्या तकलीफ है? तो अध्यक्ष महोदय, एक मिनट साहब, आप अभी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ खीरसर से आने वाले वादी विधायक को कि आज का दिन ये सारा कार्यक्रम स्थगित हो जाए, उसके बाद कल आपको अपनी बात कहने का मेरी परमिशन से मौका मिलेगा। बिल्कुल बोलने के लिए भेजा है, लेकिन उस बोलने की भी कुछ मर्यादाएं हैं, उस बोलने के लिए भी कुछ नियम और उपनियम हैं, और मैं चाहता हूं आप पुराने विधायक हैं और आप नियम उपनियमों को ध्यान में रखते हुए आज अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है। तो मैं तो आपका ध्यान सरकार का ध्यान आकर्षित करवा रहा था। आप अपनी बात कौन सी सुराज की बात कर रहे थे तरीके से रख सकेंगे, इसलिए अभी आप विराज जाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूं आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। विशेष सचिव विधानसभा द्वारा पढ़ी जाने वाली अधिसूचना। महोदय, अध्यक्ष आपकी व्यवस्था का पालन करेंगे, लेकिन किसान 26 दिन से बैठा हुआ है और सरकार का कोई प्रतिनिधि कलेक्टर या मंत्री भी पहुंचता, क्योंकि ऐसा नहीं हो कहीं जैसे घरसाना हुआ या जानबूझ कर घरसाना करना चाहती हो सरकार। अभी आपने अभी बुलवाया है राज्यपाल से सुशासन सुराज, तो माननीय विधायक आपकी बात एक तरह से जो नागौर में हो रहा है। माननीय विधायक, एक तरह से आपकी बात सदन के ध्यान में भी आ गई, सरकार के ध्यान में भी आ गई। मैं चाहता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। करना किसान बैठे हैं 26 दिन से, जब अवसर आएगा हाँ निर्देश दे सकते हैं सब, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो फिर खींवसर के किसानों के साथ भी मत होने दे भेदभाव। विपक्ष के सचेतक साहब से निवेदन करूंगा कि अभी निर्देश देने का अवसर नहीं है। निर्देश देने का जब अवसर आएगा तो निर्देश भी दिया जाएगा। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। महोदय, राज्यपाल महोदय के आदेश की अनुपालना में जारी अधिसूचना क्रमांक पर 1 कोष्टक 1 संसद /2013 दिनांक 22 जनवरी 2014 निम्न प्रकार है। दिनांक 2 जनवरी 2014 के आदेश जिसके द्वारा श्री पद्मन सिंह को और दिनांक 2 जनवरी 2014 के आदेश जिसके द्वारा श्री सुंदरलाल, श्री नारायण सिंह एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया गया था जिनके समक्ष 14वीं राजस्थान विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ लेनी थी या प्रतिज्ञान करना था और उस पर हस्ताक्षर करने थे, को अतिष्ठित करते हुए मैं मार्गेट अल्वा, राज्यपाल राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष और भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 2 के अनुसार राजस्थान विधानसभा के सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए सक्षम व्यक्तियों को इसके द्वारा उन व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनके समक्ष 14वीं राजस्थान विधानसभा का कोई सदस्य शपथ ले सकेगा या प्रतिज्ञान कर सकेगा और उस पर हस्ताक्षर कर सकेगा। मार्गेट अल्वा, राज्यपाल राजस्थान। मैं इस अधिसूचना को सदन की मेज पर रखता हूं। मेरे सहयोग के लिए मैं सभापति तालिका की घोषणा करता हूं। 1 श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्रीमती किरण महेश्वरी, श्री राव राजेंद्र सिंह, श्री प्रद्युम्न सिंह। प्रतिपक्ष दल के नेता के रूप में मान्यता। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि श्री रामेश्वर लाल डूडी को विधायक दल का नेता चुना गया है। मुझे माननीय सदस्यों को
यह भी सूचित करना है कि राजस्थान विधानसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को प्रतिपक्ष दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है तथा पार्टी के नेता श्री रामेश्वर लाल डूडी को प्रतिपक्ष दल का नेता मान लिया गया है। नवनिर्वाचित सदस्यों को आइए, प्रतिपक्ष के नेता हाथ मिलाइए। नमस्कार नमस्कार। नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। श्री कुंजीलाल बामनवास, विभाजन संख्या 33 नहीं पधारे। श्री BL कुशवाहा, धौलपुर, विभाजन संख्या 111। अध्यक्ष जी, हमसे बड़ी दिक्कत हो रही है। हम जब आते हैं, जब हमारी गाड़ी को डिक्की तक को देखते हैं, नहीं कुशवाहा साहब के डिक्की में तो नहीं है, तो हमारा तो पीछा छुड़वा है। पुलिस हमको देखती है, जगह जगह चेक करती है। स्थान ग्रहण कीजिए। आपका लंबा कैरियर इसी तरह का रहा है और संघर्षशील रहा है। श्री भंवरलाल, सरदार शहर 113। मैं भंवरलाल शर्मा, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। महाराज रणधीर सिंह भिंडर, बल्लभ नगर 133। मैं रणधीर सिंह भिंडर, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री विश्वेंद्र सिंह, डीग, कुम्हेर 163। शपथ से पहले प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि सदन की नेता से जरा मुलाकात तो करने विश तो करें। आए पधारे जी, आप शपथ लीजिए। मैं विश्वेंद्र सिंह, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बधाई देंगे आपको, हाथ मिला के जोरदार तरीके से। जोरदार तरीके से बधाई देंगे आपको, हाथ मिला के। बधाई हो। पुरानी दोस्त, पुरानी है ना। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। विशिष्ट सचिव। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। दूसरा भी। आज
आज हमने सबने अखबारों में भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, हमारे NRHM के कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग से जो जुड़े हुए हैं 20,000 से ज़्यादा सामूहिक हड़ताल के ऊपर हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 30% बोनस दिया था, हाई कोर्ट ने उसको 15% कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट से ये SLP, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 15 SLP वापस लेकर के इन्होंने कहा था 15 लाख को नौकरी देंगे, तो ये NRH कर्मियों को 60 दिन में क्यों नहीं दे सकते? सचेतक महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वैसे आपकी बात 60 दिन की कार्य योजना में दे सकते थे नौकरी, ये SLP लेकर 5 साल दे सकते हैं। अरे 5 साल तक क्या कर्म फोड़े? अभी इवेंट करते हो जबरदस्ती, विचार नहीं किया जा रहा है। 5 साल तक कर्म फोड़ते रहे। एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी महामहिम राज्यपाल द्वारा पढ़ा हुआ अभिभाषण की प्रति आपने मेज पे रखवाई। मैं आपका ध्यान आर्टिकल 176 के तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह आज का अभिभाषण आर्टिकल 176 के तहत हुआ है और आर्टिकल 176 जो बात कहता है, मैं बात इसलिए ये कह रहा हूं कि हमने एक परंपरा बना ली है कि किस भाषा में कौन व्यक्ति कहां किस अभिव्यक्ति को करे, और यह सदन का सामूहिक अधिकार होता है कि राज्यपाल के अभिभाषण को वो चाहे जिस भाषा में दे सके। अगर वो मान्यता प्राप्त भाषा है तो ये हमारा अधिकार बनता है कि हम उनका संपूर्ण भाषण सुने, और सदन के अधिकार को किसी एक व्यक्ति के अभिव्यक्ति से या एक परंपरा बनाकर उस अधिकार पर कुठाराघात पूरे सदन पर नहीं किया जा सकता। मैं उस आर्टिकल को पढ़ना चाहता हूं जिसमें ये लिखा हुआ है 176 स्पेशल एड्रेस ऑफ द गवर्नर के नीचे आता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन, द लेजिस्लेशन एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर गवर्नर शैल, मे भी नहीं है, 175 में है मे भी। आप ये बताइए, अगर ये परंपरा पूरे सदन की बना देना चाहते हैं कि आगामी वर्षों में भी अगर किसी भी और भाषा में, अंग्रेजी छोड़ दीजिए, मान्यता प्राप्त भाषा में अगर गवर्नर एड्रेस करना चाहे तो क्या यह सदन अलाउ करेगा या नहीं करेगा? या किसी एक व्यक्ति के अभिव्यक्त करने के उपरांत आपने ये परंपरा बना ली है। मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूं, हमारे अधिकार को आपका हनन हुआ है और महामहिम के अधिकार पर भी आपने प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूं। अन्य विधायक, भाषण जो राज्यपाल का होता है, ये राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है कि वो किस भाषा में भाषण दे, और सदन के सदस्यों को भी यह कहने का अधिकार है कि आप इस भाषा में भाषण दीजिए जो हमारी हिंदी भाषा है। और इस बात को पिछली बार भी उठाया गया था, और इस उठाने के बाद इस बार महामहिम ने अपना भाषण हिंदी में आपके सामने दिया है, जो देने की परंपरा है और ठीक दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, महामहिम ने स्वयं ने यह कहा था कि मेरे कुछ पैराग्राफ पढ़ने के बाद सारा भाषण मेरा पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके भाषण को पढ़ा हुआ यहाँ पर मान लिया गया। भविष्य में क्या होगा ये आज तय करने की जरूरत नहीं है। मैं 1 मिनट निवेदन करता हूँ। भविष्य में वो होगा जो आज आपने परंपरा सेट कर दी है, और मैं इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट पढ़ लूं। इसमें कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये होता है 176 का, एंड द कॉजेज ऑफ इट समन, वो कॉज भी बताएंगी अभिभाषण पढ़ने का। आपने पढ़ा हुआ मान लिया गया। ये बात परंपरा किसने लागू करी? और अगर आप नई परंपरा लागू कर देंगे तो किसका अधिकार है कि उस परंपरा का निर्वाह नहीं करेगा? जहां हम राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की बात कर रहे हैं, जो मान्यता दी हुई भाषा है उन पर अगर हमको ऐतराज है तो आप बताइए, पार्लियामेंट को जब एड्रेस करता है प्रेसिडेंट, किस में करता है? और इस आर्टिकल के अंदर जितने आप बिल पास कर रहे हैं अंग्रेजी में पास कर रहे हैं, और आपका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसी बिल को मान्यता देता है और उसी इंटरप्रिटेशन को देता है। फिर आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि इस सदन के अधिकार को परंपरा कहकर आप हनन नहीं कर सकते? विधायक महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ा वैलिड और पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया है। यहाँ पर एक परंपरा के आधार पर देश की अखंडता, एकता, विविधता में एकता की बात अपन करते हैं यहाँ बैठ के। मान लीजिए कोई तमिलनाडु के आते हैं, और कई दफ़े ऐसे अवसर आते हैं कि ना तो उनको अंग्रेजी का ज्ञान है ना हिंदी का ज्ञान है, तो उसका ट्रांसलेशन ऐसा भी होता है कि ट्रांसलेशन उस प्रांत की भाषा में करके
ले कर दिया है टेबल के ऊपर, तो इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय तो अपने को करना पड़ेगा। एक तरह का डिसरिस्पेक्ट शो करना होता है राज्यपाल के लिए। हम हों अपोजिशन में तो हम कहते हैं, ये हों अपोजिशन में तो ये कहते हैं। तो इस हिसाब से तो इसके ऊपर तो कुछ ना कुछ व्यवस्था आप चर्चा करें बैठ करके भविष्य के लिए। राव राजन सिंह जी ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया है संविधान का, इसके ऊपर परंपरा के आधार पर आप संविधान का तो उल्लंघन कर नहीं सकते हैं। ये मैं आपसे चाहूँगा आप इसमें विचार कर लें, और आज इस पर रूलिंग देने की आवश्यकता नहीं है। आप सर्वदलीय बैठक बुला के भविष्य के लिए इसके ऊपर कोई दिशा निर्देश देने की कृपा करें। निवेदन है, ये नियम, ये सदन नियमों से, प्रक्रियाओं से, परंपराओं से और व्यवस्थाओं से चलता है। 65 साल की आज़ादी में आज दिन तक जो भी महामहिम का भाषण होता है वो हिंदी में होता है। वर्ड सेल जरूर है 167 में 6 में, परंतु जो परंपराएं अपने पुरखों ने बना डाली है उस परंपराओं का निर्वहन करना इस पूरे सदन का कर्तव्य है। अध्यक्ष महोदय, न तो महामहिम राज्यपाल महोदय ने ये अभिव्यक्त किया था कि वो अंग्रेजी में अपने भाषण का वाचन करना चाहती हैं। मंत्रिमंडल ने अनुमोदन के पश्चात राज्यपाल महामहिम का भाषण एक नीतिगत पत्र है। और अध्यक्ष महोदय, आप तो खुद साक्षी रहे हैं, इस सदन में एक बार नहीं अनेकों बार ऐसे मौके आए हैं जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के कुछ अंश पढ़ने के पश्चात ये सदन ने स्वीकार किया है कि इस भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। ये निर्णय अध्यक्ष महोदय किसी एक व्यक्ति का नहीं, जब ये प्रस्ताव आया कि उनके भाषण में दिक्कत हो रही है और जब ये कहा कि सदन इस बात को मानता है कि आप इस भाषण को पढ़ा हुआ सब मान लें, तो सबकी सहमति एक तरह से मूक सहमति थी। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं नहीं समझता कि इस विषय पर यहाँ वाद विवाद हो। ये समर्थ परंपरा रही है अध्यक्ष महोदय, अनेकों बार रही है, और अध्यक्षीय परंपरा का अवलोकन आप करेंगे तो कई व्यवस्था मिल जाएगी जिसमें इस प्रकार के भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया गया है। मैं मानता हूँ अध्यक्ष महोदय कि जो नियम और प्रक्रिया बने हैं ये भी संविधान के अंदर 208(1) में बने हैं। इन्हीं नियम और प्रक्रियाओं के तहत हम चलते हैं। इसमें कहीं इस बात को उल्लेख नहीं कि अक्सरत महामहिम राज्यपाल महोदय को भाषण पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरा आग्रह है अध्यक्ष महोदय कि सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। नहीं अध्यक्ष महोदय, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा था, इस विषय को हमको क्लियर कट समझ में आ रहा था। राज्यपाल बहुत अच्छी हिंदी भाषा में बोल रही थी, उसके बाद में स्थान ग्रहण कीजिए, बीच में स्थान ग्रहण मान लिया जाए। ये तो माननीय विधायक स्थान ग्रहण कीजिए। एक संसदीय मंत्री का कहने के बाद पड़ा हुआ मान लिया। एक वरिष्ठ सदस्य ने यह एक सुझाव दिया, एक वरिष्ठ सदस्य ने माननीय प्रद्युम्न सिंह जी ने यह एक सुझाव दिया कि वो इस विषय पर रूलिंग नहीं चाहते, आपस में बैठकर चर्चा करके एक भविष्य की दिशा तय कर ले। इसको मैं स्वीकार करता हूं। और जो कुछ आज तक होता रहा है, राज्यपाल के भाषण को, अभिभाषण को कई बार पढ़ा हुआ मान लिया गया है। लंबे समय तक की ये परंपरा रही है। और मैं ये भी निवेदन कर दूं कि परंपराएं स्थायी नहीं होती। कई बार सामूहिक सोच से ये सदन चाहे तो उस परंपरा में संशोधन भी कर सकता है और उस परंपरा को किसी भी रूप में आगे बढ़ा भी सकता है। और इसलिए इस विषय पर चर्चा में समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जो बात मैंने अभी व्यक्त करी थी किसी एक व्यक्ति के लिए, वो संसदीय कार्य मंत्री के इस टिप्पणी पर नहीं थी। इसलिए ये अभिलेखों से आप निकाल दिया जाए कि इसका ये अर्थ नहीं लिया जाए। पिछली बार जो हुआ था उसके आधार पर ये मैंने बात कही है, आज के इस वजह से नहीं कही। हटा हुआ माना जाए या नहीं माना जाए, सदन की राय नहीं ली गई, केवल संसदीय मंत्री के कहने पे उस बात को मान लिया गया। ये गलत है। आप अगर विश्वास करें तो राज्यपाल महोदय ने यहाँ बैठते ही मुझे कहा था कि मैं कुछ पैराग्राफ पढ़ूंगी और उसके बाद मेरा भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए। ये उन्होंने स्वयं ने कहा था। अध्यक्ष महोदय, हमारी तो इच्छा सुनने की थी, वो अच्छा बोल रही थी, हम सुनना चाहते थे सब लोग और सुनने के मूड में आए थे। आज सारे बोलो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 13वीं राजस्थान विधानसभा के विगत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। नंबर 1, राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक 2012। 2, राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2013। 3, राजस्थान विनियोग संख्या 4 विधेयक 2013। 4, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013।
5. महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर संशोधन विधेयक 2013। 6. स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2013। 7. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013। 8. जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013। 9. राजस्थान अभिकृति संशोधन विधेयक 2013। 10. महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2013। 11. VIT विश्वविद्यालय जयपुर नाम परिवर्तन विधेयक 2013। 12वां कोटा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013। 13वां OPJS विश्वविद्यालय चूरू विधेयक 2013। 14वां मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लक्ष्मणगढ़ सीकर विधेयक 2013। 15वां टांटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर विधेयक 2013। 16वां राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनू विधेयक 2013। 17वां अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2013। 18वां राजस्थान लोक सेवाओं में के प्रदान की गारंटी संशोधन विधेयक 2013। 19वां कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर विधेयक 2013। 20वां कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2013। 21वां कृषि विश्वविद्यालय कोटा विधेयक 2013। 22वां मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2013। अध्यादेश तो रख देना आप। अच्छा वो रखेंगे। अध्यादेश गुलाबचंद कटारिया यहीं से। गुलाबचंद कटारिया अध्यादेश रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं। 1. राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार संशोधन अध्यादेश 2013 अध्यादेश संख्या 21 एवं राजस्थान झील विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2013 अध्यादेश संख्या 27। श्री राजेंद्र सिंह राठौड़। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वृक्ष नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण और संरक्षण अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 26 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री कालीचरण सर्राफ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2013 वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 22। पैसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय उदयपुर अध्यादेश 2013 वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 28। माधव विश्वविद्यालय पिंडवाड़ा सिरोही अध्यादेश 2013 वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 29 एवं IIHMR विश्वविद्यालय जयपुर अध्यादेश 2013 वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 30। श्री प्रभुलाल जी सैनी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं। नंबर 1 कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर नाम परिवर्तन और संशोधन अध्यादेश 2013 वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 23। 2 कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर संशोधन अध्यादेश 2013 वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 24 एवं कृषि विश्वविद्यालय कोटा संशोधन अध्यादेश 2013 वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 25। शोकाभिव्यक्ति। निम्नलिखित के निधन पर शोक प्रकट किया जाता है एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। श्री नेल्सन मंडेला, पूर्व राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका। नहीं, नाम तो बोल दे, नाम यहीं से। मैंने सोचा अलग अलग नाम बोल के फिर उनका विस्तार से वर्णन किया जाए, लेकिन परंपरा आपने बता दी तो मैं शुरू से ही कर देता हूँ। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर नेल्सन मंडेला, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री एरियल शेरान, त्रिपुरा के उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री रमेश भंडारी
केंद्रीय मंत्री एवं सांसद श्री शीश राम ओला, राजस्थान के पूर्व मंत्री श्री हरजीराम बुर्डक, इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री देवीलाल बेरवा, श्री गुमराज मेहता, श्री नंदलाल व्यास, श्री बहादुर सिंह, श्री अमरचंद, श्रीमती सुधा, श्री शंकर सिंह रावत एवं श्री नारायण लाल तथा पद्मश्री से सम्मानित लोक साहित्यकार श्री विजयदान देथा एवं भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी श्री नारायण सिंह भाटी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मवेजो में हुआ। आपने BA LLB की उपाधियां प्राप्त की। आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर नेल्सन मंडेला 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने तथा वर्ष 1999 तक इस पद पर आसीन रहे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित रहे कि मंडेला ने अपना संपूर्ण जीवन रंग भेद समाप्त करने के लिए किए गए आंदोलन में लगा दिया और इस आंदोलन के कारण आप लगभग 27 वर्ष तक जेल में रहे। जीवन पर्यंत दक्षिण अफ्रीका के लोगों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। श्री मंडेला को विश्व भर में मानवता के लिए की गई निस्वार्थ सेवा के लिए सदैव याद किया जाएगा। आपको वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न तथा 1993 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री नेल्सन मंडेला का दिनांक 6 दिसंबर 2013 को निधन हो गया। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री एरियल शेरान का जन्म 26 फरवरी 1928 को इजराइल के कफर मलाला में हुआ। श्री एरियल शेरान इजराइल के रक्षा मंत्री एवं विदेश मंत्री सहित अनेक पदों पर रहे। आप मार्च 2001 से अप्रैल 2006 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे। अपने कार्यकाल के दौरान श्री शेरान ने क्षेत्र में शांति के लिए साहसिक कदम उठाए तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री शेरान के कार्यकाल के दौरान भारत इजराइल संबंधों में प्रगाढ़ता का विस्तार हुआ। उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में भारत का तत्परता से साथ दिया। श्री एरियल शेरान का दिनांक 11 जनवरी 2014 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा एवं गोवा के पूर्व राज्यपाल श्री रोमेश भंडारी का जन्म 29 मार्च 1928 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ। आपने पंजाब विश्वविद्यालय से BA तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ट्रिपल स्नातक की उपाधि प्राप्त की। श्री रोमेश भंडारी 1988 से दिसंबर 1989 तक दिल्ली एवं दिसंबर 1989 से फरवरी 1990 तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल रहे। श्री भंडारी का जन्म 1913 से श्री भंडारी अगस्त 1993 से जून 1995 तक त्रिपुरा, जून 1995 से जुलाई 1996 तक गोवा तथा जुलाई 1996 से मार्च 1998 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। 1950 में भारतीय विदेश सेवा से प्रशासनिक जीवन आरंभ करने वाले श्री भंडारी ने न्यूयॉर्क, मॉस्को, इराक तथा थाईलैंड में स्थित भारतीय दूतावासों में उच्चायुक्त सहित कई पदों पर अपनी सेवाएं दी। कुशल राजनीतिक रहे श्री भंडारी ने विभिन्न पदों पर रहते हुए विदेशों में आयोजित सम्मेलनों, संगोष्ठियों में प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। आपने विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव तथा विदेश सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री रमेश भंडारी का दिनांक 7 सितंबर 2013 को निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री श्री शीश राम ओला का जन्म 30 जुलाई 1927 को झुंझुनू जिले के अड़ावता गांव में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री शीश राम ओला दूसरी से 8वीं तथा 10वीं राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आप दूसरी, तीसरी एवं चौथी विधानसभा में खेतड़ी, 5वीं एवं 6ठी विधानसभा में पिलानी तथा 7वीं, 8वीं एवं 10वीं विधानसभा में झुंझुनू निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। श्री ओला विधानसभा के अपने 4 दशक से अधिक के कार्यकाल के दौरान
राजस्थान सरकार में भूजल, शिक्षा, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सहकारिता, यातायात, पुलिस, वन एवं पर्यावरण, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी विभागों के सहित अनेक विभागों के मंत्री तथा राज्य मंत्री रहे। राज्य मंत्री के रूप में आपके पास सैनिक कल्याण एवं एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट योजना संगठन विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी रहा। अपने दीर्घ संसदीय जीवन में श्री शीश राम ओला 11वीं से वर्तमान 15वीं लोकसभा तक सांसद रहे। वर्तमान में आप श्रम और रोजगार मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री थे। इसके पूर्व आप केंद्रीय सरकार में वर्ष 2004 से 2009 तथा खान मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री तथा वर्ष 1996 से 1998 के दौरान रसायन एवं उर्वरक तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे। लोकसभा की आचार समिति के सभापति भी रहे। श्री ओला विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री ओला अपने सार्वजनिक जीवन में अडावता ग्राम पंचायत के सरपंच तथा राजस्थान खनिज बोर्ड, राज्य अल्पसंख्यक सलाहकार बोर्ड, मरु विकास आयोग एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सदस्य सहित अनेक संगठनों से संबंध रहे। आप राजस्थान कृषक समाज के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1968 में पद्मश्री से सम्मानित श्री ओला ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षण और विकास के लिए समर्पित रहे। राजनीतिक जीवन के प्रारंभ से ही कांग्रेस से संबंध रहे। श्री ओला ने पार्टी के विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन किया। श्री ओला का दिनांक 15 दिसंबर 2013 को निधन हो गया। श्री पूर्व मंत्री श्री हल्दीराम बुढ़क का जन्म 15 जुलाई 1931 को नागौर जिले के बरनावा गांव में हुआ। आपने भाषा रत्न हिंदी की उपाधि प्राप्त की। श्री हल्दीराम बुढ़क चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 11वीं तथा 13वीं विधानसभा में लाडनू निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। आप चौथी एवं छठी विधानसभा में स्वतंत्र पार्टी, 8वीं विधानसभा में लोकदल, 10वीं एवं 11वीं विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तथा 13वीं विधानसभा में निर्दलीय विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य तथा राजकीय उपक्रम समिति की उप समिति के संयोजक रहे। श्री बुढ़क राजकीय उपक्रम समिति के सभापति भी रहे। 13वीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान श्री बुढ़क राजस्थान सरकार में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री रहे। श्री बुढ़क अपने दीर्घ सार्वजनिक जीवन में ग्राम पंचायत सांडास तथा भरवाना के 2 बार सरपंच रहे तथा लाडनू पंचायत समिति के 3 बार प्रधान रहे। श्री बुढ़क जिला सहकारी संघ नागौर एवं केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष तथा जोधपुर विश्वविद्यालय की सीनेट एवं सिंडिकेट और कुलपति चयन समिति के सदस्य रहे। आप राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के संचालक तथा पश्चिमी रेलवे सलाहकार समिति मुंबई के सदस्य भी रहे। सरल व्यक्तित्व के धनी श्री बुढ़क ने साक्षरता केंद्रों का संचालन किया तथा असहाय व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा एवं सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया। कृषक पृष्ठभूमि के संबंध रखने वाले श्री बुढ़क ने कृषि, सहकारिता एवं पंचायत राज से संबंधित अनेक आलेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। श्री हल्दीराम बुढ़क का दिनांक 20 दिसंबर 2013 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री देवीलाल बेरवा का जन्म 1931 में भीलवाड़ा जिले के कनेक्शन कला में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री देवीलाल बेरवा 7वीं, 8वीं तथा 11वीं राजस्थान विधानसभा में शाहपुरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति, पुस्तकालय समिति, विशेषाधिकार समिति, वन, भेड़ व उन विभागों की संसदीय परामर्शदात्री के सदस्य भी रहे। लगभग 15 वर्षों तक कनेक्शन कला ग्राम के वार्ड पंच रहे। श्री बेरवा सहकारी समिति के 2 बार अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस से संबंध श्री बेरवा भीलवाड़ा जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष, जिला किसान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहे। आप बेरवा समाज मंदिर दानेश्वर के 12 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। श्री देवीलाल बेरवा का दिनांक 22 जनवरी 2014 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री उगमराज मेहता का जन्म 30 जनवरी 1930 को पाली जिले के खिमेल ग्राम में हुआ। आपने इंटर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री उगमराज मेहता 6ठी तथा 10वीं राजस्थान विधानसभा के लिए
ब्यावर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप 6ठी विधानसभा में जनता पार्टी तथा 10वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति ख के सदस्य रहे। ब्यावर जनसंघ के महामंत्री रहे। श्री मेहता ब्यावर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तथा भाजपा देहात अजमेर के जिला महामंत्री एवं जिला अध्यक्ष रहे। आपने ब्यावर की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए सक्रिय योगदान दिया। अनेक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी के कारण आपको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री मेहता श्री वर्धमान शिक्षक समिति की कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। श्री उगमराज मेहता का दिनांक 24 नवंबर 2013 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री नंदलाल व्यास का जन्म 10 जुलाई 1950 को बीकानेर के मेउसर गांव में हुआ। आपने एमएम स्कूल बीकानेर से 8वीं तथा तक शिक्षा प्राप्त की। नंदलाल व्यास 10वीं राजस्थान जिला में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री व्यास क्षेत्र ने सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। श्री नंदलाल व्यास का दिनांक 9 नवंबर 2013 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री बहादुर सिंह का जन्म 1941 में बांसवाड़ा जिले के बारीगमा गांव में हुआ। आपने सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त की। श्री बहादुर सिंह 6वीं, 7वीं, 8वीं तथा 9वीं राजस्थान विधानसभा के लिए दानपुर से निर्वाचित हुए। आप 6ठी विधानसभा में जनता पार्टी, 7वीं में जनता पार्टी एससी, 8वीं में लोक दल तथा 9वीं विधानसभा में जनता दल के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति का याचिका समिति, सार्वजनिक निर्माण, समाज कल्याण, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग तथा आबकारी, सूचना जनसंपर्क तथा पशुपालन विभागों की संसदीय परामर्शदात्री के सदस्य रहे। आदिवासियों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री बहादुर सिंह ग्राम पंचायत के पंच भी रहे। श्री बहादुर सिंह का दिनांक 6 दिसंबर 2013 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री अमरचंद का जन्म 21 अगस्त 1926 को हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री अमरचंद 7वीं एवं 8वीं राजस्थान विधानसभा में गंगरार निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति तथा अधीनस्थ संबंधी समिति के सदस्य रहे। आप चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुर्वेद विभागों की संसदीय परामर्शदात्री के सदस्य भी रहे। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री अमरचंद 1986 में विशेष राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार योजना के अंतर्गत गठित समिति के सदस्य भी रहे। श्री अमरचंद का दिनांक 23 सितंबर 2013 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्रीमती सुधा का जन्म 28 जुलाई 1936 को हुआ। आपने बनस्थली विद्यापीठ से इंटर तथा विशारद की शिक्षा प्राप्त की। श्रीमती सुधा 8वीं राजस्थान विधानसभा में मंडावा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई की विधायक रही। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा विशेषाधिकार समिति की सदस्य रही। श्रीमती सुधा अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1967 से 1970 तक चिड़ावा पंचायत समिति की प्रधान तथा जिला परिषद झुंझुनू की उप प्रमुख रही। महिला शिक्षा के प्रति समर्पित श्रीमती सुधा महिला प्रतिनिधि रक्षा समिति झुंझुनू की अध्यक्ष भी रही। श्रीमती सुधा का दिनांक 21 अक्टूबर 2013 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री शंकर सिंह रावत का जन्म 15 मार्च 1927 को अजमेर जिले के लाडपुरा में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री शंकर सिंह रावत 4थी एवं 5वीं राजस्थान विधानसभा में नरसिंहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। आप 4थी विधानसभा के लिए अप्रैल 1970 में हुए उपचुनाव में निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। 11 वर्ष तक पंचायत समिति के प्रधान रहे। श्री रावत अजमेर भूमि विकास बैंक एवं नसीराबाद कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। आप केंद्रीय सहकारी बैंक अजमेर के केंद्रीय संचालक मंडल के सदस्य भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले रावत अजमेर रावत समाज के अध्यक्ष रहे।
आप अजमेर कांग्रेस के महामंत्री भी रहे। श्री शंकर सिंह रावत का दिनांक 13 अक्टूबर 2013 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री नारायण लाल का जन्म 28 अक्टूबर 1921 को हुआ। आपने श्री कृष्ण पाठशाला फतेहपुर तथा बिरला स्कूल पिलानी से शिक्षा प्राप्त की। श्री नारायण लाल पहली तथा दूसरी राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आप पहली विधानसभा के लिए लक्ष्मण तथा दूसरी विधानसभा के लिए नीम का थाना निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री नारायण लाल 1952 में सीकर जिला बोर्ड के सदस्य रहे। आप जल बोर्ड एवं विकास समिति के सदस्य भी रहे। दलितों के उत्थान एवं प्रयासरत रहे। श्री नारायण लाल वर्ष 1952 में सीकर जिला दलित वर्ग संघ के मंत्री तथा वर्ष 1953 में अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए 15 वर्षों तक प्रयासरत रहे। श्री नारायण लाल सीकर जिले की नगर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। श्री नारायण लाल का दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को निधन हो गया। प्रख्यात लोक साहित्यकार श्री विजयदान देथा का जन्म 1 सितंबर 1926 को जोधपुर में बोरुंदा गांव में हुआ। आपने अपनी शिक्षा बाड़मेर एवं जोधपुर में प्राप्त की। बिज्जी के नाम से विख्यात श्री विजयदान देथा ने राजस्थानी में लगभग 800 कहानियाँ लिखी, जिनका कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया। श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय तथा रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरित और प्रभावित रहे श्री देथा की कहानियाँ में राजस्थानी लोक संस्कृति तथा जन जीवन की झलक मिलती है। श्री देथा ने उपन्यास तथा कविताओं की रचना की। बातारी फुलवारी, दुविधा, उलझन, अलेखु हिटलर, महामिलन, त्रिवेणी एवं उषा जैसी राजस्थानी लोक कथाओं के रंग में डूबी श्री देथा की कृतियों ने साहित्य में अमिट छाप छोड़ी। आप कृतियों को पुरस्कृत गया तथा इन पर कई हिंदी फिल्में भी बनी हैं। श्री देथा को वर्ष 2007 में पद्मश्री तथा वर्ष 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय भाषा पुरस्कार, मरुधरा पुरस्कार तथा साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2000 में आपको नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया। श्री विजयदान देथा का दिनांक 10 नवंबर 2013 को निधन हो गया। श्री देथा के निधन से राजस्थानी लोक साहित्य के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। पद्मश्री से सम्मानित नारायण सिंह का भाटी का जन्म 18 अगस्त 1922 को जैसलमेर जिले के सिहारा में हुआ। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे। श्री नारायण सिंह भाटी स्वतंत्रता पूर्व वर्ष 1941 से 1948 तक तत्काल जैसलमेर राज्य में हाकिम थे। आपने पुलिस उपाधीक्षक तथा अधीक्षक के रूप में राजस्थान के विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं दी। आपने सेवा काल में दौरान अनेक कुख्यात डाकुओं के दलों का समाप्त कर राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के समृद्ध जिलों में दस्यु उन्मूलन की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस अधिकारी के रूप में की गई उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए आपको वर्ष 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्री भाटी ने भारत पाक संघर्ष के दौरान भी वीरता का प्रदर्शन किया, जिसके अनेक सैन्य चौकियों पर पुनः आधिपत्य स्थापित किया जा सका। आपको राष्ट्रपति का पुलिस और अग्निशमन सेवा पदक सहित अनेक पुलिस पदक एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री भाटी मी एंड माई वर्ल्ड तथा डाकू आतंक अंतवरण क्षेत्र शीर्षक से पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। श्री नारायण सिंह भाटी का दिनांक 20 नवंबर 2013 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवार को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण, आप कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।
शांति। सदन की कार्यवाही कल 24/1/14 के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार।